जी स्टूडेंट्स, तो अब जो है आगे नेक्स्ट देखते हैं और आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वार ऑफ 1857। 1857 की जंग जो है वो कैसे हुई, ठीक है, उसके क्या फाउंडेशन थी, उसकी क्या बेस थी, क्यों ये 1857 की जंग जो है ये पेश आई। ठीक है, तो उन कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करते हैं। अच्छा, इसमें क्या था कि अब मैंने कल आपको एक वार बताई, वार ऑफ प्लासी। ठीक है, वार ऑफ प्लासी किस किस के दरमियान हुई? नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान हुई वार ऑफ प्लासी। ठीक हो गया, कब हुई? 1757 में हुई। इसका ईयर भी आपने याद रखना है। और फिर यहाँ पे नया जो अब बंगाल का चीफ बन गया या नवाब बन गया, वो कौन बन गया? मीर जाफर। इसने धोखा दिया था अपने ही नवाब को, नवाब सिराजुद्दौला को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल वाज मीर जाफर। मीर जाफर जो है वो नेक्स्ट नवाब बन गया बंगाल का। ठीक है, अब ये है कि 2 साल तो इसने ठीक गुजारे मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। लेकिन ऐसा ऐसा मीर जाफर भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी से तंग होना शुरू हो गया, क्योंकि ये मीर जाफर जो है ये कठपुतली था। असल जो डिक्टेशन करवाते थे वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको करवाते थे कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ये कर दो वो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इसको लगाया हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको साथ में ला के तो नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी थी। ठीक हो गया, तो इसलिए डिक्टेशन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी और ये तो सिर्फ जस्ट एज ए कठपुतली काम करता था। तो 2 साल तो इसने खैर को गुजारे उनके साथ, लेकिन 2 साल बाद मीर जाफर जो है ना वो खुद इनसे तंग होना शुरू हो गया और इसने कहा कि नवाब मैं हूँ और आई एम बीइंग डिक्टेटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, और मुझे हिदायत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही है, ये करो वो ना करो, ठीक है, वो करो ये ना करो। ठीक है, तो ये सब क्या है? तो नवाब में और हुक्म उनका चल रहा है। ठीक है, अब मीर जाफर भी फिर एक दिन आया गुस्से में, और वहाँ के यूरोप के ना नेदरलैंड के कुछ लोग भी वहाँ पे आए हुए थे, डच पीपल जिनको उन कहते हैं। इसने डच पीपल्स को अपने साथ में लाया और कहा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा करना चाहती है सब कॉन्टिनेंट पे, आए मिल के इनको उठा के बाहर मारे। ठीक है, तो अभी ये प्लानिंग कर ही रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और दोबारा एक जंग स्टार्ट हो गई मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। पहले हुई थी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान, वो कहलाती है वार ऑफ प्लासी। और अब दोबारा एक जंग स्टार्ट हो गई जो कि मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान हुई। ये वार कहलाती है वार ऑफ बिडारा। ठीक है, वार ऑफ बिडारा, वार ऑफ बिडारा वाज फॉट बिटवीन का। थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको सुना दी, कोई हिंट्स में या पॉइंट्स में आपने पीछे से लिखनी है तो वो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं मेन बात लिख रहा हूँ कि वार ऑफ बिदारा वाज फॉट बिटवीन द मीर जाफर मीर जाफर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 2 years। ठीक है, व्हेन मीर जाफर फेल्ट दैट ईस्ट इंडिया कंपनी had has so much influence on मीर जाफर। ठीक है, जब उसने महसूस किया कि मुझ पर बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस करने लग गई है, तो उसने जो है वो फाइट की। और इस फाइट में हुआ क्या कि मीर जाफर को बहुत मारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, मीर जाफर गया भाग, और ये फाइट कहलाती है वार ऑफ बिडारा। और ये कब हुई? 2 साल बाद। ये आपने जहन में रखना है, 1757 में वार ऑफ प्लासी हुई थी, जो कि नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान हुई थी। दूसरी वार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई वो वार ऑफ बिडारा हुई, और 2 साल बाद हुई 759 में। ठीक हो गया, तो 759 में, यानी कि ये अंग्रेजों की वो 1857 वाली कोई पहली जंग नहीं थी। इससे पहले भी 3 जंगें वो लड़ चुके थे। ठीक है, इसमें से 2 मैंने आपको बता दी, वार ऑफ प्लासी और वार ऑफ बिडारा, और साथ में ब्लैक होल ट्रेजिडी भी मैंने आपको कल बता दी। ठीक है कि वो क्या थी। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि मीर जाफर भाग निकला। जी जी,
ये वो जिस जगह पे होती थी ना इलाके में, उस इलाके के नाम से जो है वो उसका नाम रखा जाता था कि यहाँ पे इस जगह पे हुई। ठीक हो गया। अच्छा, अब मीर जाफर भाग गया, डच पीपल भी भाग गए। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि बंगाल का नवाब जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको बना दिया? मीर कासिम को। नाउ मीर कासिम बिकेम द नवाब ऑफ। अभी तक ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना धावा बिठा रही थी, सिर्फ बंगाल में बिठा रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत कदम बंगाल में थे इसके। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आई भी बंगाल में थी। ठीक है, तो नाउ मीर कासिम भी, अब देखना पूरे सब कॉन्टिनेंट में इसने कोई शोर मचाया, सिर्फ एक सूबे की हद तक ये अपना धावा बिठा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ मीर कासिम बिकेम द नवाब। एंड हु वाज द मीर कासिम? मीर कासिम वाज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। ठीक है, मीर कासिम, अब इन्होंने उसके सन इन लॉ को साथ में लाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सन इन लॉ ऑफ ये मीर जाफर का सन इन लॉ था, मीर कासिम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा वो तो भाग गया है, तो अब आप जो है वो संभाल लें बंगाल। ठीक हो गया, तो बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा आप गौर करें कि नवाब जो है, अगर किसी और को बना सकते थे अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिशर्स, तो खुद भी तो बन सकते थे। तो क्या वजह थी कि किसी और कोई नवाब बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं? कि सिराजुद्दौला को भगाया, मारा, और नवाब बना दिया मीर जाफर को। मीर जाफर को अब मारा तो नवाब बना दिया उसके सन इन लॉ को, मीर कासिम को। अगर दूसरों को नवाब बना सकते थे तो खुद भी तो बैठ सकते थे सीट पे, खुद भी तो नवाब बन सकते थे। तो क्यों नहीं बन रहे थे? खुद क्यों नहीं बन रहे थे? क्या वजह थी? ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया गोरे बड़े सियाने होते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं इलाके के लोग या स्टेट के लोग ये ना समझ बैठे कि बाहरली स्टेट से या बाहरली कंट्री से हम पर किसी बाहर के मुल्क ने जो है वो कब्जा कर लिया और हमला कर दिया है। तो एकदम जो है वो रिवॉल्ट का खदशा था। ठीक है, कि अगर एकदम ये सीट पर बैठ जाते, ठीक है, तो फिर रिवॉल्ट का खदशा था। यानी कि सबसे पहले इन्होंने अपने बादशाह बिठाना शुरू किए, उन्हीं में से जो कि सब कॉन्टिनेंट के बंदे थे, यानी कि उनको अपने साथ मिलाना शुरू किया। यकदम खुद नहीं आए तख्त पे। ठीक हो गया। तो एकदम से खुद आ जाते तो इंडिया के सारे लोग समझते, जिस तरह कल एक वो आप में से स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था कि कैसे ये मुमकिन हुआ कि उन्होंने अपना जो है वो कंट्रोल संभाला और अपने अस्करी की आदत जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग किया। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता किया। ठीक है, यकदम अगर करते तो फिर तो जाहिर बात है रिवॉल्ट का खतरा था। ठीक है, तो इसलिए अब इन्होंने मीर कासिम को बिठा दिया। हाँ, मीर कासिम वाज अ वेरी इनोवेटिव बॉय। ठीक है, तो ये जो है ये काफ़ी इनोवेटिव बॉय था। मीर कासिम ने क्या किया, इसने कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की आते ही। ठीक है, मीर कासिम मेड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। ठीक हो गया। और कुछ फौज का निज़ाम इसने मॉडर्न किया। ठीक है, और फिर इसने जो है पहले जो है ना वो टैक्स कोई अदा करता था, कोई नहीं करता था। गरीब अदा करता था, अमीर नहीं करता था। तो मीर जाफर ने कहा कि अब ये मीर जाफर पूरे सब कॉन्टिनेंट का सुल्तान नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। पूरे सब कॉन्टिनेंट का ये रूलर नहीं है, ये सिर्फ बंगाल का है। ठीक है, बंगाल का नवाब है। इस तरह देखे ना, हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ है। ठीक है, और हमारे हर सूबे के गवर्नर, वजीर आला ये डिफरेंट है। ठीक हो गया, तो ये सिर्फ बंगाल का नवाब है मीर कासिम। वैसे जो सब कॉन्टिनेंट में मुगल बादशाह चल रहा था वो इस टाइम आलमगीर टू चल रहा था। ठीक है, मैंने वैसे स्टार्ट में गिनवाए थे बादशाह जो बाद वाले थे। ठीक है, लेकिन उनका कोई खास रोल नहीं था, इसलिए मैंने उनको ज़रा साइड पे किया। तो वैसे इस टाइम पर जो मुगल बादशाह चल रहा था, पूरे सब कॉन्टिनेंट का जो मुगल बादशाह चल रहा था, उसका नाम था आलमगीर टू। ठीक हो गया। अच्छा, तो मीर कासिम ने क्या किया, इसने कहा कि टैक्स जो है वो हर कोई देगा, एवरीबॉडी। ही सेड दैट एवरीबॉडी will pay will pay the tax indiscriminately indiscriminately। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेटली। समटाइम को स्पेलिंग ऊपर नीचे हो भी जाए तो देख लिया करें। अच्छा जी, इनडिस्क्रिमिनेटली, कि उसने कहा कि टैक्स जो है ना वो हर कोई इनडिस्क्रिमिनेटली, कोई फर्क नहीं किया जाएगा। अब जब उसने कहा कि कोई फर्क नहीं किया जाएगा तो किसी ने मुखबरी की उसको कि हम तो सारे टैक्स दे रहे हैं, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं ये तो टैक्स देते ही कोई नहीं। ठीक है,
तो उसने कहा अच्छा नहीं देते। इसको चढ़ा गुस्सा, उसने कहा बुलाया जाए उनको। ईस्ट इंडिया कंपनी के आए लीडर, उन्होंने कहा हाँ भैया आप लोग क्यों नहीं टैक्स देते। तो उन्होंने कहा हमारे पास जो है वो फ्री ट्रेड लाइसेंस है, ठीक है, हम जहाँ मर्जी ट्रेड करें, हमारे से कोई पूछगछ कोई टैक्स नहीं है, हमें फ्री ट्रेड लाइसेंस मिला हुआ है। तो मीर कासिम को गुस्सा चढ़ा, उसने कहा कोई फ्री ट्री फ्री फ्री शुरू कोई नहीं है, ठीक है, यू विल हैव टू पे द टैक्सेस, ठीक है, आपको हर सूरत में टैक्सेस जो है वो पे करने ही करने हैं। अब इसने क्या किया, मीर कासिम ने, ये थोड़ा सियाना भी था, इसने आलमगीर टू को भी अपने साथ में ला लिया। इसने कहा कि मुझे खतरा है, मुझे फौज दी जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी से मुझे खतरा है, ठीक है। और अब मीर कासिम was supported by the Mughal empire आलमगीर टू आलमगीर टू आलम अब मीर कासिम और आलमगीर टू हो गए एक तरफ, और ईआईसी हो गई एक तरफ, ठीक है, इनके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक तरफ हो गई, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ताकतवर हो चुकी थी, तो इन्होंने बंगाल को फिर लिताड़ के रख दिया, ठीक हो गया। और ये वार जो है, जो कि मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान हुई, ये कहलाती है वार ऑफ बगजर, ठीक है, वार ऑफ बगजर। वार ऑफ बगजर was fought between मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये तीन वार्स आपने याद रखनी है और इनकी डेट्स याद रखनी है। वार ऑफ बगजर कब होती है जी, ये होती है 64 में, हाँ, ये होती है 64 में, 1964 में वार ऑफ बगजर होती है, ठीक है। अब देखें तीन वार्स आपके सामने आ गई, एक ब्लैक होल ट्रेजिडी आ गई जो बेस बनी, ठीक है, 1857 की। अब हम 1857 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके मैं कॉन्सिक्वेंसेज बता रहा हूँ, सॉरी इसको आई थिंक सो कॉन्सिक्वेंसेज कह लें, या आप कह लें कि कॉन्सिक्वेंसेज तो वैसे नतायज होते हैं, मैंने हेडिंग थोड़ी गलत लिख दी है, नतायज तो बाद के होते हैं, ठीक है। आप इसको कह लें रीजंस, सॉरी रीजंस, रीजंस आप इसको कह लें जी। हाँ सॉरी, वो मैंने गलती से लिख दिया, नहीं 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 गलती से लिख दिया, सॉरी सॉरी, 1764 लिखना था, मैंने गलती से लिख दिया, 19 तो मैंने गलती से लिख दिया। हाँ जी, वो 19, नहीं नहीं 1764 है, 19 ऐसी गलती से लिखा गया है। अच्छा, 1759 और फिर 1764, ठीक हो गया। इनके एक वार हुई 1757 में, वार ऑफ प्लासी, जो कि नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान हुई। अब आपने जहन में रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान जो वार हुई वो वार ऑफ प्लासी कहलाती है, वो 1757 में हुई। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर के दरमियान जो वार हुई वो वार ऑफ बिदारा कहलाती है, वो 1759 में हुई, 2 साल बाद। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के दरमियान जो फाइट हुई वो वार ऑफ बगजर कहलाती है, और वो 1764 में, ठीक है। और ऊपर मैंने बताया हेडिंग थोड़ी मुझसे गलती से लिखी गई है, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, इसकी रीजंस लिख लें, रीजंस ऑफ द वार ऑफ 1857 की क्या रीजंस थी। अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंसेज तो बाद में आएंगे कि इसके नतायज क्या निकले। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये तीन वार्स भी हो गई, ठीक है। अब ईआईसी ने क्या किया, पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया। ईआईसी had taken over all the बंगाल। बंगाल, उसने पूरे बंगाल पे जो है वो अपनी धौंस जमा ली, कब्जा कर लिया, ठीक है। हाँ जी, को बात समझ आती है यहाँ तक स्कॉलर्स, तो यहाँ तक कहानी समझ आती है सारी, ठीक है। वो मैंने बड़े सिंपल अल्फाज में आपको जो है ना वो चीज़ें करवा दी हैं, ठीक है, बड़े कहानी वाइज यानी कि एक तरतीब से, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आए। असल में ये है कि ये चीज़ें अब आप खुद बुक से पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री से, मैंने पहले भी बताया था, जो कुछ मैं करवाता हूँ आल इन आल नहीं होता, जस्ट मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। मजीद एमसीक्यूज या मजीद अपने जो सब्जेक्टिव पार्ट है या एमसीक्यूज पार्ट है वो आपने खुद बुक से क्लियर करना होता है, ठीक है। बुक्स पढ़ें साथ साथ, सिर्फ मेरे लेक्चर्स पे ना रहा करें, अब साथ साथ पाक स्टडी की जो पिछली बुक है वो पढ़ना शुरू करें। लेकिन अब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको एक तरतीब का पता है, आपको मोटे मोटे इवेंट्स का पता है, ठीक हो गया, एक कॉन्सेप्ट जेन में है, तो अब आपको उस चीज़ की समझ आना स्टार्ट हो जाएगी और फिर सही लर्निंग होगी।
और आप अगर सिर्फ कहें कि आप मेरे लेक्चर पे ही बैठे रहे तो फिर ऐसे लर्निंग नहीं होगी। ठीक हो गया। जी जी। हम्म। हाँ उनके लिए तो काफी है, लेकिन जो वन पेपर की करते हैं उनको भी खैर पढ़नी चाहिए, उनको भी सारी हिस्ट्री आनी चाहिए। इससे अलावा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है उनसे। ठीक है, देखना एक एक एमसीक्यूज अगर हम इधर करने लग जाएं तो फिर इस तरीके से कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, जो जरूरी एमसीक्यूज है वो साथ साथ मैं करवा देता हूँ, लेकिन ये है कि अब पेपर सेटर करने वाले को कोई पता नहीं होता, वो कभी जरूरी एमसीक्यूज छोड़ के तो गैर जरूरी भी दे देता है। ठीक है, तो इसलिए आपको सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। तो मेरा काम तो जस्ट आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। जी जी। जी जी। चले, मैं आज मुझे ना याद करवाइएगा, मैं ग्रुप में आपको लिंक शेयर करूंगा बुक का ना। ठीक है। अच्छा जी। तो मैं कह रहा था कि मेरे अशार मिसले आईना शफाफ होते हैं, मुझे मफहूम को अल्फाज में उलझाना नहीं आता। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी कि ये तीन वार्स जो हैं वो कैसे हुई। वार ऑफ प्लासी 1757, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, वार ऑफ बिडारा 1759, मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी, और वार ऑफ बगदर 1764, मीर कासिम और आलमगीर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आफ्टर द वार ऑफ बगदर EIC had taken over the fully charged on Bengal, and they utilized the resources of Bengal. ठीक है, Britishers managed to throw out many other European nations। ठीक है, यूरोपियन नेशंस को जो है इसमें जहाँ पे आई हुई थी, कुछ नीदरलैंड के थे, कुछ डच पीपल थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अब उनको सबको उखाड़ के बाहर मारा। जैसे कुछ दक्कन जो है, दक्कन वहाँ पे फ्रेंच बैठे हुए थे, उन्होंने उठा के बाहर फेंके। ठीक है, और तकरीबन 1806 तक, ठीक है 1806 तक ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने कोई 418 प्रिंसले स्टेट्स पर कब्जा कर लिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स अब देखें ना आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रांग हो रहे हैं पूरे कॉन्टिनेंट में। ब्रिटिशर्स आप कह लें कि ब्रिटिशर्स हैड टेकन ओवर 418 418 प्रिंसले स्टेट्स टिल 1806। अब हम 1806 तक पहुंच गए हैं। 1806 तक करते करते इन्होंने कुछ 418 स्टेट्स पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश ने बंगाल से शुरू किया और 418 स्टेट्स जो हैं। अब ये आपने, आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने देखना है कि प्रिंसले स्टेट्स क्या होती हैं। ठीक है, प्रिंसले स्टेट्स कितनी थी, टोटल कितनी थी, और जब पाकिस्तान की पार्टीशन होती है, पाकिस्तान और इंडिया की, और इंडिया को कितनी स्टेट्स ने ज्वाइन किया और पाकिस्तान को कितनी स्टेट्स ने ज्वाइन किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है प्रिंसले स्टेट्स के बारे में। ठीक हो गया, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, फिर मुझे भेज दीजिएगा। वैसे मैं टोटल नंबर ऑफ बता देता हूँ, 565 थी टोटल नंबर ऑफ प्रिंसले स्टेट्स। ठीक है, उसमें से 418 पे जो है ये कब्जा कर लिया गया बाय ब्रिटिशर्स। और नाउ दे स्टार्टेड इंड्यूसिंग देयर ओन रूल्स। ठीक है, नाउ ब्रिटिशर्स स्टार्टेड इंड्यूसिंग देयर ओन रूल्स। अब उन्होंने अपने रूल भी मुतारिफ करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा पिछला सारा सफाया कर दिया जाए। ठीक है, अब उन्होंने अपने रूल्स मुतारिफ करवाना शुरू कर दिए। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल जो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दी, नंबर एक लिख लें, उन्होंने ट्रेडिशनल इन्वेजन स्टार्ट कर दी। ठीक है, ट्रेडिशनल इन्वेजन कहते हैं हमले को, ट्रेडिशनल इन्वेजन। एक होता है ना तलवार का हमला, ठीक है, एक होता है ट्रेडिशनल हमला, यानी कि लोगों का कल्चर बदलना शुरू कर दिया, ट्रेडिशन बदलने शुरू कर दिए। ठीक है, इस तरीके से कल्चरल कल्चर बदलना शुरू कर दिया, उसको हम कहेंगे कल्चरल इन्वेजन शुरू कर दी। ठीक है, कल्चर इन्वेजन। ठीक है, जो वहां पे लोग रहते थे, इसी तरीके से रिलीजियस इन्वेजन शुरू कर दी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जड़ें मजबूत करते जा रहे हैं अंग्रेज। ठीक है, साथ ही उन्होंने रिलीजियस इन्वेजन शुरू कर दी। ठीक हो गया। और इसी तरीके से एजुकेशनल इन्वेजन आप कह लें, एजुकेशनल इन्वेजन स्टार्ट हो गई, एजुकेशनल इन्वेजन।
इसी तरीके से आप कह लें लाइक इकोनॉमिक इन्वेजन उन्होंने स्टार्ट कर दी, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वेजन, ठीक हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है, लेजिस्लेटिव इन्वेजन, एग्रीकल्चरल इन्वेजन, जितने भी आप लिखते जाएं वो लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ के लोग जो है ना लोकल, ठीक है, लोकल लोग जो है वो अब ऐसा ऐसा तंग पड़ना शुरू हो गए। लोकल लोगों ने कहा कि अब ये हमारा कल्चर भी बदल रहे हैं, ट्रेडिशन भी बदल रहे हैं, रिलीजियस भी बदल रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम भी बदल रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन भी बदल रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब जो है वो यहाँ से लोगों के दिलों में अब जो है वो अंग्रेजों की नफरत पैदा होना शुरू हो गई, ठीक है, चाहे वो मुसलमान थे चाहे हिंदू थे, ठीक है, ये नहीं है कि मुसलमानों ने जो है वो जंग आज़ादी जो है वो लड़ी है, ठीक है, इन्होंने हिंदू भी अंग्रेजों के खिलाफ थे लेकिन बाद में मुकर गए, बाद में सारा मलबा उन्होंने मुसलमानों पे गिरा दिया, ठीक है। तो स्टार्ट में हिंदू भी जो है वो भी इनसे तंग होना शुरू हो गए कि ये क्या कर रहे हैं अंग्रेज, इधर आके बेचने अपनी पत्ती आए थे, पूड़ी बेचने आए थे, और ये क्या इन्होंने शुरू कर दिया पूरे सब कॉन्टिनेंट में। तो अब यहाँ से लोगों के दिलों में उनकी असलियत आना शुरू हो गई अंग्रेजों की कि ये तो ऐसा ऐसा कब्जा करते जा रहे हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट पे, ठीक हो गया। तो वो कहते हैं ना कि अब यहाँ से असबाब पैदा शुरू असबाब पैदा होना शुरू हो गए 1857 की जंग के, ठीक है, क्योंकि उधर से वो कब्जा करते गए और इधर से लोगों के दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा होना शुरू हो गई। तो वो मुझे शेर याद आ रहा है यहाँ पे कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, ठीक है। तो यानी एक दिन में जो है ये 1857 की वार नहीं हुई, ठीक है। फूलों का बिखरना तो मुकद्दर ही था मोहसिन, पर इसमें हवाओं की सियासत भी बहुत थी, ठीक है। और 100 साल से लावा पक रहा था, ठीक है, ये नहीं कोई एक दिन में 1857 की वार हो गई है, ठीक है, ये लावा जो है ये 100 साल से पक रहा था। और इसमें वार ऑफ फिर पलासी हुई, वार ऑफ बगजर हुई, वार ऑफ बिडारा हुई, फिर पूरे बंगाल पे कब्जा हुआ, फिर प्रिंसली स्टेट्स पे कब्जा हुआ, ठीक है। अब ऐसा ऐसा जैसी लोकल्स जो हैं वो तंग पड़ना शुरू हुए, ठीक है। और अब लोकल्स ने कहा कि भाईजान ये आपने की है यहाँ पे कल्चरल इन्वेजन, ठीक है, ब्रिटिशर्स आपने की है ट्रेडिशनल इन्वेजन, ब्रिटिशर्स आपने की है इकोनॉमिक इन्वेजन, आपने किया एजुकेशनल इन्वेजन, आपने किया है रिलीजियस इन्वेजन, ठीक है, आपने लेजिस्लेटिव इन्वेजन किया, आपने जो है वो हमारे साथ किया है खिलवाड़, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि खिलवाड़ कैसे किया है कि हम जो है वो तो काफिले बना बना, अब कल फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, इसमें से कल्चरल इन्वेजन है, तो कल्चरल इन्वेजन ब्रिटिशर्स ने कैसे की कि पहले जो लोग थे वो काफिले बना बना के सफर करते थे, ठीक है, पुराने जमाने के, आज भी पाकिस्तान में आपने देखा होगा जो पुराने जमाने के लोग थे, शायद हम भी उनमें से हों, ठीक है, क्योंकि हम भी 1965 के बम में से निकले थे, ठीक है। तो या फिर अली अरशद होगा इधर एक, वो भी बड़ा पुराना है, हाँ जी, इधर ही है, ये चला गया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, आपकी बात कर रहा हूँ कि पुराने जमाने के लोग जो हैं वो काफिले बना बना के चलते थे, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने ट्रेन इजाद कर दी। अब वो जो काफिले बनाने के मजे थे लोगों के, आप आपस में बातें करके जानना और काफिले बना के जानना और हंसी खुशी मेल जोल ये वो सारा अंग्रेजों ने जो है वो तबाह करके रख दिया, उन्होंने ट्रेन बना दी। वो जो 10 घंटों का सफर जो है वो गपशप से तय होना था वो 2 घंटे में तय होने लग गया, ठीक हो गया। तो ये हुई, ये क्या हुई, कल्चरल इन्वेजन, ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से ट्रेडिशनल इन्वेजन कैसे हुई, फॉर एग्जांपल अब पहले जो लोग थे वो कोई फंक्शन होता था, ठीक है, कोई जो है वो रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज का फंक्शन होता था, या फॉर एग्जांपल फर्ज किया कि अली अरशद की शादी है, ठीक है, ये फर्ज कर रहे हैं, वैसे सच मुझे ना समझ लेना, ठीक है, तो ये फर्ज है। तो क्या होता था कि वहाँ के जो माँ बाप होते थे वो बुलाने जाते थे, वो पैगाम देने जाते थे, ठीक हो गया। और अगर बड़े या वो ना जाते थे तो कोई बड़ा भाई चला जाता था, ठीक हो गया। तो अब इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, इन्होंने टेलीग्राफिक सिस्टम स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक हो गया। ट्रेडिशन कैसे चेंज किया, टेलीग्राफ इजाद कर दिया, घर बैठे फोन करो जी, ठीक है, या वो लेटर लिखो, ठीक हो गया, तो वो उनको बुला लो। अब वो जो जाके बुलाने का एक चाह था ना, ठीक है, और वो जो आगे जाके उनके मसलन जो जाते थे उनकी मेहमान नवाजी होती थी, और वो सारा सिस्टम, वो ट्रेडिशन जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो ये थी ट्रेडिशनल इन्वेजन, ठीक हो गया। और फिर इसी तरीके से रिलीजियस इन्वेजन कैसे हुई, जैसे फॉर एग्जांपल अब इस्लाम की जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उनकी जगह अंग्रेजों ने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे
वो बुला लिए, ठीक हो गया। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उन्होंने अपनी तालीमात देना शुरू कर दी, तो ये हुई रिलीजियस इन्वीजन। इसी तरह एजुकेशनल इन्वीजन कैसे हुई कि स्कूलों में कुरान पाक की तालीम की जगह बाइबल पढ़ाना शुरू कर दी गई, ठीक है। स्कूलों में कुरान पाक की तालीम की जगह क्या पढ़ाना शुरू कर दी, बाइबल। तो ये क्या हुई, ये आपकी एजुकेशनल इन्वीजन होगी। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव इन्वीजन कैसे हुई कि फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं तो आप कह लें कि हाँ, एक डॉक्ट्रीन स्टार्ट होगी, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, ठीक हो गया। अब जिस राजा का बेटा जो है वो मर जाता था, ठीक है, और अगर उस राजा का बेटा अगर नहीं है, किसी फॉर एग्जाम्पल कोई अगर राजा मर जाता है, बाद में तो उसका बेटा बादशाह बनता था, लेकिन अगर किसी राजा का बेटा नहीं है, ठीक है, तो उसकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खुद अपना कोई बंदा लगा देती थी, ठीक हो गया। तो ये उन्होंने लेजिस्लेशन में तरमीम कर दी, कानून जो है वो चेंज कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, ठीक हो गया। तो ये हो गई लेजिस्लेटिव इन्वेजन, ठीक हो गया। फिर बल्कि इसी तरह एक दिन जो है ना, वो गोरे ने देखा कि एक जनाजा जा रहा था, तो साथ ही एक दुल्हन जा रही थी, ठीक हो गया, जनाजे के साथ। तो उसने कहा कि ये ब्राइड जो है इसको क्यों साथ ले जाना मांगता। तो उन्होंने कहा हम इसको इसलिए साथ ले जाना मांगता कि इसको जला देगा, ठीक है। तो वो उसको कहते थे, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, कुछ सत्ती लोग की रस्म या इस किस्म का कोई नाम था। हाँ जी, आप में से कोई याद है किसी को इस तरीके से रस्म होती थी कि वो ब्राइड को भी साथ ही जला दिया जाता था? हाँ जी, याद है। यस। तो उसके बाद मतलब एक था कि वो साथ ही अगर किसी जवान का हस्बैंड फौत हो जाता था तो वो साथ ही यार उसको जला देते थे। और हम्म। उसके बाद जब इस चीज़ को पाबंदी लगी इसको जला नहीं करना, तो फिर वो सारी उनकी के लिए डालती थी और मतलब सफेद कपड़े और हाँ इस तरह हाँ, देखकर फिर इस किस्म की फिर भी रस्में साथ में स्टार्ट हो गई, चाहे वो भी गलती थी, पहले वाली भी गलती थी, लेकिन बहरहाल इस किस्म की इन्वेजन जो है वो फिर स्टार्ट हो गई। पहले जो है वो उसकी वाइफ को साथ जला देते थे, ठीक है, वो कहते थे भाई सारी जिंदगी वाइफ जो है वो हस्बैंड को जलाती रही है, और अब हम जो है वो वाइफ को जलाएंगे, ठीक हो गया। तो एनी हो, तो बहरहाल ये जो है ये रस्में स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ कि अब लोगों में बगावत का लावा पक गया, ठीक है। उन्होंने कहा ये तो सारे हमारे इन्वेजन्स कर रहे हैं, हमारी तो हर चीज का रगड़ा निकाल रहे हैं। अब जो है वो लावा पकना शुरू हुआ यहाँ से। मैंने बताया ना कि 100 साल लगे इस लावा को पकने के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी भी जो है ये लावा सही तरीके से पका नहीं, अभी ये प्री मेच्योर लावा था, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि 1 जनवरी 1857 को एक वाकया पेश आया कि एक बर्मन जो है फौजी, ठीक है, वो बैठा पानी पी रहा था, तो उसके पास से ना एक छोटी जात का हिंदू गुजरा, शूदर था वो शूदर ने कहा भाई जरा ये गिलास देना, मैंने भी पानी पीना है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना बर्तन कैसे दे दूं, ठीक हो गया, कि तुम जो है वो छोटी जात के हो, होल ऑफ माई रिलीजन विल बी क्या नाम है, आप कह लें टॉर्निस्ट, ठीक है। तो उसने कहा कि सारा आपका रिलीजन, किस रिलीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, विच हैड ऑलरेडी बीन टॉर्निस्ट, आपका रिलीजन जो है वो तो पहले ही टॉर्निस्ट हो चुका है, ठीक है। उसने कहा मेरा रिलीजन कैसे तबाह हो चुका है। तो उसने कहा कि ये जो अंग्रेज आए हैं ना, ये अपने साथ वो जो नए कारतूस लाए हैं, उसका जो मिसाला है नए कारतूस का, वो भैंसों को खिला देते हैं चारे में, ठीक है। वो जो भैंसें हिंदुओं के लिए एक आप समझ लें कि सेक्रेड थी, ठीक है, हिंदू जो है वो काउज को सेक्रेड समझते थे। तो ये अंग्रेज क्या करते थे, भैंसों के चारे में वो अपने कारतूसों का असला डाल के तो उनको खिला देते थे। अब हिंदुओं ने जब नोट किया कि ये इस किस्म के काम कर रहे हैं, तो अब जो है वो हिंदू इनके खिलाफ जो है वो उबलना शुरू हो गए, ठीक हो गया। और जो अ, अब उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि आप जो है वो इसी तरीके से ये चारा जो है हिंदुओं को कहा कि आप अपने जो गांव को चारा खिलाएंगे ना, वो इसी तरीके से जो कारतूस होंगे वो मिला के खिलाएंगे। लेकिन हिंदुओं ने ये मानने से इनकार कर दिया। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने इसको एज ए डिसोबीडियंस लिया, उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू हैं हमारी बात नहीं मान रहे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ द सोल्जर्स सोल्जर्स वर इम्प्रिजन। इनके ब्रिटिशर्स ने जो हिंदू फौजी थे उनको कहा कि आप जो है वो गांव जो काउज होती हैं जो हिंदुओं के लिए सेक्रेड होती हैं, उनके चारे में कारतूस मिला दें।
तो वो जो हिंदू फौजी थे उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम तो इस तरह नहीं करेंगे, वो तो सैक्रेड है काउज हमारे लिए। ठीक है, तो फिर क्या किया, ब्रिटिशर्स को चढ़ा गुस्सा, और ब्रिटिशर्स ने थाउजेंड्स ऑफ द सोल्जर्स, जो हिंदू सोल्जर्स थे, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ द सोल्जर्स वर इम्प्रिजन्ड, उनको कैदी बना लिया, वर इम्प्रिजन्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ये थोड़ी सी पीछे आपने स्टोरी रेफरेंस लिख लेना है, ठीक है, मैंने तो नहीं लिखा यहाँ पे लेकिन आपको सुना दी है। ठीक है, ब्रिटिशर एंड नाउ रिमेनिंग सोल्जर्स, जो बाकी बच गए सोल्जर्स हिंदुओं के, ठीक है, जो बाकी हिंदुओं के सोल्जर्स बच गए, रिमेनिंग सोल्जर्स, सोल्जर्स सोल्जर्स अटैक्ड ऑन द जेल। ये किस जेल में कैद किए गए, मीरठ की, ऑन द जेल ऑफ मीरठ, मीरठ की जेल में कैद किए गए। ब्रिटिशर्स ने उन सोल्जर्स को मीरठ की जेल में कैद किया, लेकिन जो बाकी सोल्जर्स बच गए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीरठ की जेल पे हमला किया। कब किया, 1 जनवरी को, जनवरी फर्स्ट जनवरी 1857, 1857, 1 जनवरी 1857, एक ही लिख देता है, 1857। ठीक है, 1857 को उन्होंने मीरठ की जेल पे हमला किया। ठीक है, और तकरीबन कोई 27,000 के करीब जो प्रिजनर्स हैं वो उन्होंने रिलीज करवा लिए, एंड रिलीज 27,000 प्रिजनर्स। हिंदू हिंदू जो फौजी थे उन्होंने अपने ही भाइयों को, फौजी जो कैद थे उनको, 27,000 कैदियों को निकलवा लिया। ठीक है, अब क्या किया, जब ये 27,000 निकल आए और उधर से उन्होंने हमला भी किया जो बाकी फौजी थे, अब क्या हुआ कि इन सब ने मिल के जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को लिताड़ डाला। ठीक हो गया, यानी कि दे आल्सो किल्ड, अब ये 27,000 मिल के और बाकी जो फौजी इनको छुड़ाने आए थे वो भी मिल के, दे आल्सो किल्ड, इन्होंने अब अपना बदला लिया। दे आल्सो किल्ड द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट, या ब्रिटिशर्स आप लिख लें, ब्रिटिशर्स, ठीक है, ऑफिशियल्स, ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल्स थे उनको इन्होंने जाके चुन चुन के मारा। ठीक हो गया, कि आपने हमें कैद क्यों की है। और नाउ, ठीक है, अब देखें, उधर पहले अंग्रेजों ने इनको कैद किया, इनके फौजियों को, तो ये जब 27,000 फौजी रिहा हुए, इन्होंने जाके अंग्रेजों को मारा, और अब यहाँ से जो है वो टसल शुरू हो गई। एंड नाउ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस बिगेन ऑन 2 जनवरी, ऑन 2 जनवरी 1857, 1857 को इसका आगाज हो गया। ठीक है, वह जो 1857 की जंग आज़ादी है, ये इसका आगाज कब हुआ, 1 जनवरी को वो कैद हुए, फिर 1 जनवरी को उन्होंने हमला किया, बाकी फौजियों ने अपने भाइयों को छुड़ाया, फिर उन सब ने मिलकर अंग्रेजों को मारा, तो वो शोला भड़क उठा। ठीक है, भड़क उठा, तो 2 जनवरी को बाकायदा जो है वो एक वार स्टार्ट हो गई बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द अदर आर्म, अदर सोल्जर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक हो गया, और यहाँ पर वैसे तो प्रॉपर ये वार जो है ना सही तरीके से जो भड़की वो तो जून में भड़की। ठीक है, जून 1857, समटाइम जून का भी ऑप्शन आ जाता है, जून 1857 में हुई, लेकिन इसका आगाज जो है वो 2 जनवरी से, इस वाक्य से हो गया था। ये जो वाक्य मैंने आपको बताया ना, इस वाक्य से ही इसका आगाज हो गया था। वैसे सही जो जंग स्टार्ट हुई वो फिर जून में जाकर हुई। ठीक है, पहले थोड़े से बीच में कुछ मजाकरात आ गए, नेगोशिएशन हो गई, ठीक है, लेकिन सही फिर जून में जाकर दोबारा अगेन, लेकिन उसका आगाज, उसका जो बेस लाइन है वो यही वाक्य बना। ठीक हो गया, और यहाँ से जो है वो 1857 की जंग का आगाज हो गया। ठीक हो गया, जिस यहाँ तक समझ आती है। जी जी। जी जी। हम्म। मैंने वो भी नहीं, मैंने वो भी आपको बताया, तो वो भी रीजन है ना कि असल काम तो वहीं से भड़का। ठीक है, उसी वजह से भड़का, तो वो उन्होंने इनकार किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जब उन्होंने लोकल्स ने इनकार किया ऐसा नहीं करेंगे, तो ब्रिटिशर्स ने कहा हम आपको मारेंगे। उन्होंने कहा मारो, तो ब्रिटिशर्स ने उनके फौजी उठा लिए और कैद कर दिए। और फिर उसी दिन जो है वो जो बाकी रिमेनिंग फौजी थे उनके लोकल्स के,
उन्होंने वो आए और उन्होंने अपने भाइयों को छुड़ा लिया, तकरीबन को 27,000 प्रिजनर उन्होंने कैद किए। और जब छुड़ाया तो उन्होंने अंग्रेजों को मारा। तो ये फिर बात तो वही वाकया बना ना, बात तो वही वाकया बना, उसी वाकये की तो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, हम्म, ये भी बिल्कुल, ये भी एक दो जगह पे मैंने पढ़ा है, आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, तो इसी किस्म का वाकया आप मसलन ये भी जो है ना कि कारतूस जो है वो मुसलमानों के लिए फैट की वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ किया। ठीक है, और हिंदुओं ने अपने सेक्रेट होने की वजह से रिफ्यूज़ किया, तो ये भी इसी से मिलता जुलता वाकया। बहरहाल वाकया इसी से मिलता जुलता था। ठीक, और जो मैंने आपको सुनाया वो भी मैंने एक जगह पे पढ़ा। जी जी। हम्म। ऐसा ही है, ऐसा ही। हम्म, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म, 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 हाँ, क्योंकि फैट थी, हाँ जी, सुअर की फैट थी उसमें। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने इसको इनकार कर, डिनाई कर दिया। जी जी। हम्म, हम्म, जी जी बिल्कुल। जी जी, ऐसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। अच्छा, चलें, कोई नहीं, यहाँ पे मैं एंड कर दूँगा। जी जी, करें आप कंटिन्यू। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। तो ये डिटेल वाक्य भी आपको नसीर साहब ने और मैम इतरत ने बता दिया, तो इसको भी साथ में ऐड कर लें। जी सर, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? सर एक क्वेश्चन है। जी जी। फिर 1857 की वॉर्स में हमने बुक में ये पढ़ा है कि मुस्लिम्स को समझा जाता था कि उनकी वजह से ये 1857 वॉर है। जी जी। लेकिन अभी जो जैसा कि आपने बताया है कि इसमें तो मेन रीजन बन रही है कि ये जो हिंदू थे इनकी वजह से इन्होंने अपने सोल्जर्स के लिए फाइट की। तो सर आप एलेबरेट कर सकते हैं ये क्या डिफरेंस था? असल में वो जो अभी भाई ने भी एक्सप्लेन किया कि हिंदू अपने सेक्रेट समझते थे उसको, काऊ को, और मुसलमान जो है वो सुअर की चर्बी की वजह से उन्होंने इनकार किया। इनकार तो दोनों सोल्जर्स ने किया, मुसलमानों ने भी, हिंदुओं ने भी। ठीक है, तो हाथ तो दोनों का ही, इनके दोनों सोल्जर्स ने इनकार किया। उधर से जब ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने दोनों के बंदे पकड़ के अंदर किए, और फिर जब वो बाहर निकले तो दोनों ने ब्रिटिशर्स पे अटैक किया। ठीक है, तो यानी कि फाइट जो है वो मैंने थोड़ी देर पहले भी बल्कि शायद बयान किया था कि वो हिंदुओं और मुसलमानों ने मिल के लड़ी थी। ठीक है, फाइट जो है वो 1857, उसमें हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, दोनों शामिल थे। लेकिन जब फाइट हो गई और अंग्रेज जो है वो काबिज हो गए, तो बाद में हिंदुओं ने चालाकी ये खेली कि जितना भी सारे का सारा इल्जाम था वो मुसलमानों पे गिरा दिया। ठीक है, क्योंकि ये फाइट जो है चूंकि मुसलमान बादशाह हैं, ठीक है, उनके लिए चूंकि नाकाबिले बर्दाश्त है, तो वही फाइट कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। ठीक है, इस किस्म के और भी इल्जाम थे, वो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बहरहाल ये है कि उन्होंने इल्जाम जो है वो मुसलमानों पे गिरा दिया, लेकिन फाइट में तो दोनों शामिल थे। जी जी, फाइट में तो दोनों शामिल थे। ये नहीं कि हिंदू जो है वो अंग्रेजों के साथ थे, हिंदू भी उनके खिलाफ थे।
दीदी आपकी आवाज़ कट गई है थोड़ी। हाँ जी वजिए, आपको क्लियर हुआ? चलें ठीक है, गुड। चलें जी ठीक है, इट्स वेरी गुड टुडे के आप लोगों ने साथ में डिस्कशन भी की। ठीक हो गया, तो यहाँ तक इसको वाइंड अप करते हैं और आगे नेक्स्ट देखेंगे। कल जो है वो देखूंगा, अगर मैं क्लास ले सका तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो फिर परसों क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। चलें देखते हैं इंशाल्लाह। और अपना जो है ना वो किताब ले लें इम्तियाज़ शाहिद की, मैंने पहले ही बताया। मंडे को आपने टेस्ट जो है वो सब ने लाजमी देना है। इम्तियाज़ शाहिद की बुक जो है 97 एडिशन है और वॉल्यूम 2 है, वो ले लें। ओके स्टूडेंट्स, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।